नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। वक्त हो गया 5 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। शराब घोटाले में सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट। सूत्रों के मुताबिक चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है शामिल। फिर महंगा हुआ गेहूं और आटा, 4 से 5% तक बढ़े दाम। साल भर में कीमतों में 15% तक का उछाल। आज हुई राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ एफएम निर्मला सीतारमण की प्री बजट मीटिंग। छत्तीसगढ़ और राजस्थान ने रखी पुरानी पेंशन स्कीम का पैसा वापस करने की मांग। बिहार का सुझाव, सेस और सरचार्ज में भी मिले राज्यों को हिस्सा। हफ्ते के आखिरी दिन फ्लैट बंद हुआ बाजार। ऊपरी स्तर से 350 अंक से ज्यादा गिरा निफ्टी, लेकिन रियलिटी मेटल शेयरों में रही तेजी। श्रद्धा मर्डर केस में आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट आज भी जारी। उधर मुंबई में श्रद्धा का फोन खोजने में जुटी पुलिस। आज फुटबॉल वर्ल्ड कप में 4 बड़े मुकाबले। ब्राजील ने सर्बिया को 2-0 से हराया। आज रात इक्वाडोर से भिड़ेगा नीदरलैंड्स। टोयोटा ने पेश किया इनोवा का नया अवतार हाई क्रॉस। अगले साल जनवरी में आएगी बाजार में। 50,000 रुपए से बुकिंग शुरू। इनोवा क्रिस्टा की बिक्री नहीं होगी बंद। और खबरों की शुरुआत इस वक्त की एक बेहद अहम खबर से, जो दिल्ली से है, जहां पर आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी खबर है। शराब नीति घोटाले में सीबीआई ने कोर्ट में चार्जशीट फाइल दाखिल कर दी है। खास बात यह है कि इसमें डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का नाम शामिल नहीं है। सीबीआई ने चार्जशीट में 7 लोगों के नाम दिए हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता यतेंद्र शर्मा। यतेंद्र, शराब घोटाले में दायर सीबीआई की जो चार्जशीट है, किन किन लोगों के नाम है इनमें? यतेंद्र, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? क्या अपना सवाल दोहराएंगे? जी बिल्कुल। सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की है यतेंद्र, उसमें किन किन लोगों के नाम शामिल हैं? देखिए, सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें बताया जा रहा है कि उसमें मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर हो गई और साफ तौर पर निशाना साध रही है। 2 से 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस अब तक आम आदमी पार्टी कर चुकी है और कहा है कि जो चार्जशीट, जो सूत्रों से खबरें आ रही हैं कि चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है, और ऐसे में बीजेपी की साजिश वो बता रहे हैं कि किस तरह से आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को और मनीष सिसोदिया को बदनाम करने के काम में बीजेपी लगी हुई थी। क्योंकि अगर उनका नाम था, उनको जो मुख्य आरोपी यानी कि नंबर 1 आरोपी बताया जा रहा था, तो आखिरकार उनका नाम क्यों नहीं है? क्या सीबीआई को और ईडी को, जो इनकम टैक्स ने जो छापेमारी की, ईडी ने जो छापेमारी की, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला? शायद यही कारण है कि इसके बावजूद भी मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। हालांकि जो बाकी के लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं, जो इस लिकर घोटाले से संबंधित थे, चाहे वो अरोड़ा हो या नायर हो, उनके नाम इस चार्जशीट में दाखिल है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक जो चार्जशीट फाइल की गई है उसमें मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका यतेंद्र। तो कुल मिलाकर अब आम आदमी पार्टी हमलावर बीजेपी पर, क्योंकि मनीष सिसोदिया का नाम अभी चार्जशीट में जो दाखिल किया गया सीबीआई की तरफ से उसमें नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी के ट्रेड विंग के प्रदेश सचिव संदीप भारद्वाज ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। संदीप रजौरी गार्डन के रहने वाले थे और भारद्वाज मार्बल्स के वो मालिक भी थे। इसे लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि उनके हिसाब से संदीप भारद्वाज ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उनका मर्डर हुआ है। मनोज तिवारी के मुताबिक संदीप एमसीडी चुनाव में टिकट के दावेदार थे और उनसे टिकट के नाम पर मोटा पैसा लिया गया था, लेकिन टिकट किसी और को दे दिया गया। उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया। यह आत्महत्या नहीं, हत्या है। उस जगह से जिनको टिकट दिया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा, वो पैसे पर टिकट बेच दिया गया। हम चाहते हैं कि इस केस में एक उच्च स्तरीय जांच हो, न्यायिक जांच हो, जिस स्तर पे भी जांच हो। संदीप भारद्वाज की हत्या के तह में जाना पड़ेगा दिल्ली को।
तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी के आरोप पर जवाब दिया है। उन्होंने इस घटना को दुखद बताते हुए कहा कि इस घटना को चुनावी टिकट से नहीं जोड़ सकते। उन्होंने कहा कि एक तरीके से मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल को धमकी दी है, जिससे कि साफ होता है कि बीजेपी केजरीवाल की हत्या करने की साजिश कर रही है। बहुत दुखद है। संदीप जी मेरे भी करीबी थे और ट्रेड विंग में काफ़ी अहम भूमिका निभाते थे, लेकिन इस तरह से टिकट से नहीं जोड़ सकते इसको, ये गलत कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल देश में एक बहुत लोकप्रिय नेता हैं। वो एक काम करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। लोग उनको इस रूप में देखते हैं कि ये व्यक्ति जो कहता है वो करके दिखाता है। इसकी राजनीति में चोरी चकारी की गुंजाइश नहीं है, धोखा देने की गुंजाइश नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति जनता के भरोसे की राजनीति है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब अपने निम्नतम स्तर पर उतर के उनकी हत्या कराने की साजिश कर रही है। और अब बात करेंगे चुनावी दंगल की। गुजरात में जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, चुनावी पारा भी यहां बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेता धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। गुजरात चुनाव पर ज्यादा अपडेट के लिए अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता केतन जोशी। केतन, कहां पर बड़ी रैलियां हुई और आज क्या कुछ हलचल है गुजरात में चुनाव को लेकर? देखिए, आज भाजपा की ओर से मोर्चा संभाला है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। आज उनकी 4 बड़ी जनसभाएं हुई है और जो आखिरी जनसभा होगी वो अहमदाबाद के नरोड़ा विस्तार में होगी, जो कि बीजेपी का एक गढ़ माना जाता है। और दूसरी ओर स्मृति ईरानी को दक्षिण गुजरात में उतारा गया है और उनकी 3 जनसभाएं रखी गई है। अभी भी एक सभाएं शेष है और धर्मेंद्र प्रधान जो कि केंद्रीय मंत्री है, उनको सूरत में काम सौंपा गया है। सूरत में जो आसाम के लोग हैं उनके साथ वो विचार विमर्श करेंगे, बैठक करेंगे। तो बीजेपी का ये हाल है। और दूसरी ओर भगवंत मान पिछले एक सप्ताह से गुजरात में है, आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री। उनका आज भी 4 जगह पर रोड शो है। अभी भी उनका एक रोड शो शेष बचा है दक्षिण गुजरात में। तो स्वाभाविक है कि दक्षिण गुजरात में पहले चरण का मतदान होने वाला है। तो कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने सिर्फ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ही की है। जो उनके स्थानीय उम्मीदवार है वो अपने अपने क्षेत्र में प्रचार करते हुए दिख रहे हैं। और बीजेपी अभी तक उन्होंने मैनिफेस्टो डिक्लेयर नहीं किया था, लेकिन कल जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष है, वो गांधीनगर में मैनिफेस्टो डिक्लेयर भी करेंगे। और कल अरविंद केजरीवाल वापस गुजरात में आएंगे और सौराष्ट्र के ऊपर फोकस करेंगे। 4 जगह पर सौराष्ट्र में रोड शो और जनसभाएं होगी। और रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ 4 रैलियां होने वाली है। तो हम कह सकते हैं कि बड़े जोरों पर चुनाव है। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। और पहले चरण के मतदान को अब सिर्फ 5 दिन ही बचे हैं। 1 दिसंबर को चुनाव होना है। तो कह सकते हैं कि गुजरात में अब धीरे धीरे फुल ट्रैक पर जा रहा है राजनीतिक गतिविधियां। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स और अपडेट के लिए आपका केतन। और चुनावी दंगल के बाद अब बात महंगाई की करेंगे, वो इसलिए क्योंकि गेहूं और आटा एक बार फिर से अब महंगा हो गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 1 महीने में गेहूं 5% और आटा 4% महंगा हो गया। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी असीम मनचंदा। असीम, क्या कुछ डिटेल्स हैं इस खबर पर आपके पास? देखिए, गेहूं और आटे की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जो देखने को मिल रही है। 1 महीने की बात करूं तो गेहूं की कीमतों में 5% की बढ़ोतरी, आटे की कीमतों में 4% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन वहीं मैं अगर 1 साल की बात करूं तो गेहूं की कीमतों में 15% की बढ़ोतरी और आटे की कीमतों में 23% की बढ़ोतरी जो मिली है। तो खासतौर पर भी सरकार इसको मॉनिटर जो है वो कर रही है। सरकार की तरफ से हम कोई खास कदम आता हो जो नहीं देख सकते हैं, क्योंकि सरकार बड़ी मुश्किल से बफर स्टॉक के नियमों को पूरा जो है कर पा रही है। तो ओपन मार्केट सेल्स को आप यहाँ पे पूरी तरह से रूल आउट कर दीजिए कि सरकार ओपन मार्केट सेल जो है वो नहीं करेगी गेहूं का। अब बाकी स्टेप सरकार इसको लेकर के क्या ले सकती है? खासतौर पर एक तो ये तक हो सकता है कि सरकार स्टॉक लिमिट जो है वो लगा सकती है। दूसरा, सरकार जो है गेहूं पे इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो कम कर सकती है। तो गेहूं पर अगले हफ्ते इंटरमिनिस्ट्रियल कमेटी की बैठक जो होने वाली है, जो इस पूरे दामों की समीक्षा जो है वो करेगी। तो उसकी तरफ से हमको कोई स्टेप्स जो आते हुए जो है वो देख सकते हैं। अभी सरकार ने कोई क्लैरिटी जो है इसको लेकर के नहीं दी है कि क्या स्टेप जो है लगाएगी। सरकार ने कहा है कि हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि कितने प्राइस बढ़ते हैं, क्योंकि अभी नई फसल आने में
में भी टाइम है, नई फसल जो है आगे चल करके मार्च और अप्रैल में आएगी, तब तक दाम जो है और भी जो है बढ़ सकते हैं, आपको बढ़ते हुए जो है वो दिखाई देंगे। तब देखना होगा कि सरकार इसको लेकर के क्या कदम जो है उठाने जा रही है। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका असीम। और राज्यों ने बजट में केंद्रीय योजनाओं में ज्यादा आर्थिक मदद और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन की मांग की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ प्री बजट मीटिंग में सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हुए। छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्य केंद्र से पुरानी पेंशन स्कीम का पैसा वापस करने की मांग इन्होंने की। तो वहीं बिहार ने सेस और सरचार्ज को पूल का हिस्सा बनाने की बात कही है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कोयला और आयरन ओर पर अलग अलग ग्रेड के हिसाब से रॉयल्टी फिक्स होना चाहिए और बकाया जीएसटी का भुगतान जल्द किया जाए। जितने भी चाहे आयरन ओर हो चाहे कोयला हो, उसमें अलग अलग ग्रेड के होते हैं, तो उसके हिसाब से उसका रॉयल्टी फिक्स होना चाहिए। नीति आयोग में भी मैंने बात की थी और यहाँ भी मैंने वो बात कही है। उसी में से क्योंकि रॉयल्टी हर 3 साल में फिक्स होना था, लेकिन अभी तक के हुआ नहीं, 10 साल से ऊपर हो गए, लेकिन ये रॉयल्टी उसमें बदलाव आया नहीं है। तो वहीं वित्त मंत्री के साथ इस बैठक में क्या रहा खास, जानने के लिए चलते हैं आलोक प्रियदर्शी के पास। आलोक, क्या क्या मांगे रखी राज्यों ने इस मीटिंग में? देखिए, स्टेट स्पेसिफिक मांगों के अलावा जो ज़्यादातर राज्य थे उन्होंने एक दो मुद्दों पर एक तरह से कहें बड़े ज़ोरदार तरीके से, पुरजोर तरीके से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने बजट को लेकर मांगे रखी। उसमें सबसे प्रमुख मांग थी वो थी कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में जो राज्यों को ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है, जो धीरे धीरे राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ा दी गई है, उसको घटाया जाना चाहिए। क्योंकि पहले NDA 1 यानी अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर जो 80 और 20 का रेशियो होता था, वो आज 50-50 का रेशियो यानी कि 50% जो खर्च है वो राज्यों को उठाना पड़ रहा है। इससे राज्यों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो रही है। इसके अलावा ये भी कहा, राज्यों की तरफ से कहा गया कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए सरकार को इंटरेस्ट फ्री लोन देना चाहिए, ताकि डेवलपमेंट राज्यों में होता रहे और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता रहे, क्योंकि इस वक्त ये वक्त की बहुत ज़रूरत है। इसके अलावा जो मांग थी कि GST में जो मुआवजा है उसको जारी किया गया, और मैं अपडेट भी बता दूं कि 17,000 करोड़ रुपए अभी केंद्र सरकार ने जारी कर दिए हैं, यानी कि लगभग जो डिमांड थी अप्रैल और मार्च अप्रैल की जो बकाया था वो पूरा कर दिया गया है। इसके अलावा राज्यों की तरफ से भी कहा गया है कि जो इनकम टैक्स के मोर्चे पर और लोगों को राहत दी जानी चाहिए। और साथ ही साथ अगर बिहार की बात करें तो बिहार के FM ने खास तौर से ये कहा कि जो ड्यूटी और जो सरचार्ज और सेस है उसको डिविजिबल पूल का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें राज्यों को का कोई हिस्सा नहीं मिलता है, सारा का सारा पैसा केंद्र रखता है। क्योंकि जो सेस और सरचार्ज होते हैं एक निश्चित समय के लिए और निश्चित कारणों के लिए होते हैं, और लंबे समय से ये केंद्र इसको वसूली कर रही है, तो इसमें रैशनलाइज किया जाना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका आलोक। और अब बात करेंगे मार्केट की। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार आज दायरे में बंद हुआ। सेंसेक्स 21 पॉइंट चढ़कर 62,294 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी ऊपरी स्तर से 350 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट निफ्टी में रही। निफ्टी 29,000 पॉइंट चढ़कर 18,513 पर बंद हुआ। स्मॉल कैप मिड कैप शेयरों में खरीदारी रही, तो वहीं आज के बाजार में सबसे ज्यादा तेजी रियलिटी मेटल शेयरों में देखने को मिली। तो वहीं पावर बैंकिंग शेयरों में हल्की बिकवाली आज देखने को मिली। इन सबके बीच भारतीय बाजार ने आउट परफॉर्म किया है, ऐसा कहना है हिलियोस इंडिया के CEO दिनशा ईरानी का। उनके अनुसार दुनिया में भारतीय बाजार का बोलबाला है, जो कि आगे आने वाले सालों में और बढ़ने का अनुमान है। इंडिया ऑलरेडी काफी आउट परफॉर्म कर चुका है, एब्सोल्यूट में परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन रिलेटिव जो आउट परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा हुआ है इंडिया का, और वो हमें लगता है कि चालू ही रहेगा। लेकिन अभी आप ये देखिए कि अगर जो दूसरे बाजार जो दुनिया के गिर रहे हैं, तो आउट परफॉर्मेंस का मतलब ये होता है कि हम या तो फ्लैट रहेंगे या थोड़े कम गिरेंगे। लेकिन अभी यही हमें लग रहा है कि अगर जो इंडिया को अगर यहाँ से अगर जो चलना है, तो दुनिया के बाजार स्टेबल होने चाहिए। और हमें एक्चुअली एक दिमाग में हमारे तो ये क्लियर है कि इंडिया का औहदा अभी दुनिया के चनी ऊपर के बाजारों में रहेगा, और इंडिया इग्नोर नहीं हो सकता अभी आगे चल के। तो इसलिए हमें लग रहा है कि यहाँ से इंडिया का ग्रोथ, जैसे हम पहले भी बोले आए हैं कि GDP ग्रोथ प्रॉब्ली पिछले 4-5 सालों के लिए जो हमें लगता है कि कंजर्वेटिव है, हमारा एस्टिमेट 4-5 साल का, उन्हें तो ज्यादा ही लग रहा है।
लेकिन 4-5 सालों के लिए इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगा। आज फुटबॉल वर्ल्ड कप का छठा दिन है। रोज की तरह आज भी 4 मुकाबले खेले जा रहे हैं। आज के पहले मैच में ग्रुप जी में 4 बार के वर्ल्ड चैंपियन ब्राजील ने आसानी के साथ सर्बिया को 2-0 से हरा दिया है। तो वहीं आज का दूसरा मैच वेल्स और ईरान के बीच खेला जा रहा है। इस वक्त मैच अभी भी जारी है और दोनों ही टीमें अभी तक कोई भी गोल करने में कामयाब नहीं हुई हैं। आज का तीसरा मुकाबला मेजबान कतर और सेनेगल के बीच होगा। दोनों ही टीमें अपना पहला मैच हार चुकी हैं और आज पहली जीत दर्ज करने के लिए मैदान में ये दोनों ही टीमें उतरेंगी। इसके साथ ही आज का आखिरी मुकाबला खेला जाएगा नीदरलैंड्स और इक्वाडोर के बीच। ये मैच आज रात 9:30 बजे होगा। नीदरलैंड्स आज अपना मुकाबला जीत चुकी है पहला और आज भी अपनी बढ़त को आगे बढ़ाने की वो कोशिश यहां इस मैच में करेगी। आप ये सभी मैच जियो सिनेमा ऐप पर एक साथ स्पोर्ट्स 18 और स्पोर्ट्स 18 HD टीवी पर फ्री में देख सकते हैं। और अब बात करेंगे टोयोटा की, क्योंकि टोयोटा ने अपनी सबसे पॉपुलर कार इनोवा का नया अवतार पेश किया है। आज कंपनी ने भारत में हाई क्रॉस की मुंह दिखाई की। हाई क्रॉस अगले साल जनवरी में बाजार में आएगी। इनोवा हाई क्रॉस पेट्रोल और हाइब्रिड वर्जन में उपलब्ध होगी। हाई क्रॉस में पैनोरामिक सनरूफ, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 9 स्पीकर, JBL ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर्स लैस हैं। इसके अलावा 7 अलग अलग कलर्स में ये अवेलेबल है। मॉडल के बुकिंग आज से 50,000 रुपए से शुरू हो गई। टोयोटा ने आज इनोवा हाई क्रॉस लॉन्च कर दी है, जो आपके सामने खड़ी है। नाम जरूर इनोवा है, लेकिन इसे इनोवा से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि प्लेटफॉर्म से लेकर इंजन से लेकर के सेफ्टी फीचर सब कुछ इसमें अलग है। जी हाँ, ये हाई क्रॉस है और इसमें 2 इंजन का ऑप्शन दिया गया है। एक है पेट्रोल, जिसका इंजन ऑप्शन दिया गया है 2 लीटर, पावर आउटपुट 174 bhp। दूसरा इसमें ऑप्शन दिया गया है हाइब्रिड। जी हाँ, सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड का ऑप्शन दिया गया, जिसमें 2 लीटर का इंजन है, जिसका पावर आउटपुट है 186 bhp। जी हाँ, उसमें आपको ई ड्राइव का ऑप्शन दिया गया, जबकि जो पेट्रोल इंजन है उसमें आपको CVT गियर मिलता है। जी हाँ, यानी इस हाई क्रॉस में आपको मैनुअल गियर नहीं दिया गया है। एक चीज और बताऊंगा, इनोवा के मुकाबले जो इसका लंबाई, चौड़ाई और हाइट है वो सब कुछ ज्यादा है, और इसमें जो इसका व्हील बेस है इनोवा के मुकाबले 285 mm व्हील बेस ज्यादा है। इसी वजह से इसमें स्पेस ज्यादा मिलता है। कंपनी का कहना है कि इस हाई क्रॉस की बुकिंग आज से शुरू हो गई है और इसकी डिलीवरी जनवरी 2023 से चालू होगी, और ठीक उससे पहले, कुछ दिन पहले इसका जो कीमत है वो अनाउंस होगा। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आप इसकी जो कीमत है क्या इनोवा से कम रखेंगे या इनोवा से ज़्यादा रखेंगे? जनवरी एंड में मिल जाएगा नंबर। तो सर मैं कह रहा था कि जो इनोवा डीजल है, तो क्या उसको आप लोग फेज आउट कर देंगे डीजल इंजन को, या फिर उसको कंटिन्यू करेंगे? अभी बोले इंटरव्यू में कि हम चालू रखने वाले। दूसरी चीज़ सर, इस पर क्या वेटिंग होगा, या वेटिंग होगा तो उसको आप लोग कैसे टैकल करेंगे? देखिए, हमारी कैपेसिटी ये गाड़ी फिस्टा और फॉर्च्यूनर के लिए रफली 100,000 है। जी सर। तो मेरे ख्याल से वो पूरे देखेंगे। इकोनॉमी अभी कोविड से रिकवर हो रही है, अच्छी रिकवर हो रही है। या ऐसा ही कंटिन्यू होगा तो थोड़ा वेटिंग पीरियड हो जाएगा, नहीं तो मेरे ख्याल से मैनेज करेंगे। और खुश रहने के लिए कुछ खास होना जरूरी नहीं, कुछ आदतों को अपना लिया जाए तो हमेशा खुश रह सकते हैं। खुशी का 3 स्टेप फॉर्मूला जानने के लिए देखिए कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। और अब बात बिग बी अमिताभ बच्चन की, जिनके नाम, आवाज, पर्सनालिटी या फिर इमेज का बिना इजाजत इस्तेमाल करना अब भारी पड़ सकता है। अमिताभ बच्चन की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने टेलीकॉम विभाग और दूसरी अथॉरिटीज को आदेश जारी किया है कि अमिताभ बच्चन से संबंधित सामग्री के गैर कानूनी इस्तेमाल पर तुरंत एक्शन ले। कोर्ट ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से उन ऑनलाइन लिंक्स को भी हटाने के लिए कहा है जो बच्चन की पर्सनालिटी राइट्स को खराब कर रहे हैं। साथ ही कोर्ट ने ऐसे लोगों की जानकारी मांगी है जो इस काम के पीछे हैं। अमिताभ बच्चन ने याचिका में गुहार लगाई थी कि उनके पर्सनल राइट्स की सुरक्षा खतरे में है।
और दिल्ली की बात, जहां चांदनी चौक इलाके में भीषण आग लग गई। ये आग यहां के भागीरथी पैलेस में लगी थी। आग लगने की खबर मिलने के बाद दमकल की 18 से 20 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। बताया जा रहा है कि चांदनी चौक के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में लगी आग में 50 से ज्यादा दुकानें चपेट में आई और करोड़ों का माल इसमें जलकर खाक हो गया।